इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस कि आपने गुजरात से पहले पंजाब को प्रायोरिटी दी। कंपनी को पैसा दे रहे हो। मम्मी ने क्या बोला था, सर घोड़े पे पैसा मत लगाओ, घोड़ा इक्विटी है, हम जॉकी पे पैसा लगा रहे हैं। तो फीडर फंड क्या करते हैं, अलग अलग कंट्री से पैसा रेस कर रहे हैं, केनिया, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से पैसा, जिसकी वजह से रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, मार्जिन बढ़ेगा, एज अ रिजल्ट वैल्यूएशन बढ़ेगा। 3 कैटेगरी के एएफ होते हैं। 119 आईपीओस किए हैं, 119 इन लास्ट 13 ईयर्स। अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा है? कंपनी को पैसा दे रहे हो, कंपनी के पास आज 12 मशीन है, कल 20 हो जाएगी, जिसकी वजह से व्हाट इज फंड ऑफ फंड? वो कॉन्फिडेंस दिखाता है कि जब तक मैं आपको उतना कमा के नहीं देता हूं सर, मुझे प्रॉफिट शेयर नहीं मिलेगा। 15 लाख करोड़ सिर्फ 7 या 8 साल में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं राहुल सच्चर पूंजी बाजार प्राइवेट लिमिटेड से। पूंजी बाजार प्राइवेट लिमिटेड एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एचएनआईज के हम पैसे को इन्वेस्ट कराते हैं। ये बेस्ड अपॉन देयर एपिटाइट वी ट्राई टू एलोकेट देयर फंड्स इनटू वेरियस पीएमएस, एआईएफ, म्यूचुअल फंड्स। आज हमारा ये फर्स्ट एपिसोड है और हम फर्स्ट एपिसोड में भारत के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग फंड एआईएफ कैट 2 जो पिछले 4 साल में 8,000 करोड़ रेज कर चुके हैं और उनके साथ इंडिया के 3300 एचएनआई क्लाइंट्स ने जिन्होंने भरोसा जताया है, जिनसे आज लर्न करेंगे, जिनका नया फंड आ रहा है, भारत वैल्यू फंड, फंड ऑफ फंड कैट 6 सीरीज का। तो आज हमारे साथ निशात खंडोलकर है। थैंक यू फॉर कमिंग डाउन। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल निशात जी, आई विल जस्ट बाय मिनट ऑफ योर्स कि आप भी बताइए थोड़ा सा अपने ग्रुप के बारे में एंड देन वी विल स्टार्ट विद भारत वैल्यू फंड। श्योर। तो वी बिलोंग टू दिस ग्रुप कॉल्ड एज, पहले हमारे पास 2 कंपनी है, एक ब्रांड पेंटोमैथ है और एक वेल्थ कंपनी है। पेंटोमैथ इज़ अ ट्रेडिशनली मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर का काम होता है आईपीओ करना। सो पेंटोमैथ ने आज तक 119 आईपीओस किए हैं, 119 इन लास्ट 13 ईयर्स। आईपीओ करना मतलब बेसिकली 2 चीज़ें होती है सर। जो कंपनी है उसके पहले तो कंप्लायंसेस क्लियर करो, बिकॉज जब तक आपके कंप्लायंसेस क्लियर नहीं, रेगुलेटर्स आपको ग्रीन सिग्नल नहीं दे सकते हैं। और जब आपका रेगुलेटर से ग्रीन सिग्नल आता है, तब सबसे पहले म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, बैंक, ये जो एंकर इन्वेस्टर्स है, उनका उसमें सब्सक्रिप्शन लो एंड देन ओनली यू कैन ओपन इट टू द पब्लिक फॉर द प्राइस डिस्कवरी। एग्जैक्टली। सो ये पेंटोमैथ ने कहता है, जस्ट टू कीप इट ऑन रिकॉर्ड्स, अगस्त 2025 के 1 महीने में पेंटोमैथ ने 3 मेन बोर्ड के आईपीओ किए थे। वो बहुत कम है कि 1 महीने में 3 मेन बोर्ड आईपीओ। तो ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है पेंटोमैथ का। वेल्थ कंपनी जो लोगों का फंड मैनेजमेंट एक्टिविटी करती है, वेल्थ कंपनी में 2 मेन प्रोडक्ट हैं। सबसे पहला फ्लैगशिप प्रोडक्ट है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। सो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी का एम्प्लॉय नंबर 1 इज़ मिस मधु लुनावत। आई एम द एम्प्लॉय नंबर 2 मिस्टर निशात खानोलकर। आज हम लोग 2022 में हमने वेल्थ कंपनी चालू की थी। टुडे वी आर क्लोज टू 428। सो 2 से 428 तक पहुंच चुके हैं इन ऑलमोस्ट एम्प्लॉय काउंट, एंड दैट्स अ फैमिली। वेल्थ कंपनी में 2 मेन प्रोडक्ट हैं। सबसे पहला अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, जो ऑलमोस्ट आपने सही बताया 8,000 करोड़ के एसेट अंडर एंगेजमेंट पे बैठा हुआ है। एंड हमारा अभी खुद का म्यूचुअल फंड भी आ चुका है। वेरी गुड। एंड उसमें आपका फ्लेक्सी कैप है, मल्टी एसेट है, गोल्ड है, हमारा स्मॉल कैप लॉन्च हो चुका है 2 दिन पहले। सो म्यूचुअल फंड में भी हमारा एसेट अंडर एंगेजमेंट इज क्लोज टू 2,500 करोड़। सो वेल्थ कंपनी 11,000 करोड़ के एयूएम के ऊपर बैठी हुई है। सो दैट इज़ हाउ द ग्रुप इज़ देयर। प्लस आपने एक असित सी मेहता के बारे में भी सुना रहेगा, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रोकिंग हाउस, जिनकी ओनर थी मिस दीना मेहता। दीना मेहता वॉज द फर्स्ट एंड ओनली लेडी चेयरमैन ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सो एज वी स्पीक असित मेहता भी हमारी ग्रुप कंपनी है। सो दैट इज़ हाउ वी आर। सर, based on discussion, what is AIF and then what is special in your fund that attracts so much investors? 3300 investors ने अपने ऊपर भरोसा करा है, तो वो आपको दूसरे फंड्स को डिफर कैसे करता है आप? सो 3 कैटेगरी के एएफ होते हैं। कैटेगरी ए 1, 2 एंड 3। 1 होता है मोर लाइक अ वेंचर कैपिटल स्टार्टअप फंड। 3 होता है, आप उसको बोल सकते हो एडवांस म्यूचुअल फंड। सिर्फ डिफरेंस इतना है, 3 और म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड अनलिस्टेड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। कैटेगरी 3 को सर्टन परसेंटेज अनलिस्टेड में इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी होता है। हमारा जो फंड है वो कैटेगरी 2 है, अनलिस्टेड टू बी लिस्टेड। सो बेसिकली एआईएफ इंडस्ट्री जो तैयार की है, देखिए म्यूचुअल फंड दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आज आप देखोगे तो 80 लाख करोड़ की म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री हो चुकी है इन 60 ईयर्स। 80 लाख करोड़ की बहुत अच्छा नंबर है। एआईएफ इंडस्ट्री कितनी बढ़िया राहुल जी? 15 लाख करोड़ सिर्फ 7 या 8 साल में। वेरी गुड।
सो AIF टेक्निकली म्यूचुअल फंड लिस्टेड के बाद चालू होता है, AIF नीचे से उसको सपोर्ट करता है। और आज तक ऐड नहीं आया कभी AIF का? AIF का कभी ऐड नहीं है। म्यूचुअल फंड का तो ऐड तो पूरी की पूरी क्रिकेट टीम आपकी म्यूचुअल फंड की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, और AIF का ऐसा कोई ऐड नहीं है। सो बिना एडवर्टाइजमेंट के 6-7 साल में ही 15 लाख करोड़ के ऊपर AIF इंडस्ट्री पहुंच चुकी। सो दैट इज़ हाउ द फास्टेस्ट ग्रोइंग AIF है। अब कमिंग बैक टू माई AIF, हम लोग कर क्या रहे हैं? सीरीज़ 1, सीरीज़ 2, सीरीज़ 3, सीरीज़ 4 हमारी एक सीरीज़ आती है। सो रेगुलेटर्स का एक रूल है, एक सीरीज़ में सिर्फ 999 इन्वेस्टर्स आ सकते हैं। जैसे वो आते हैं हमारी सीरीज़ चेंज हो जाती है। ये म्यूचुअल फंड की तरह नहीं है कि आप कितने भी इन्वेस्टर्स ला सकते हो। बट राहुल, जब सब सीरीज़ का एनालिसिस करोगे तो हमने आज तक किया क्या है? मेरे फंड की एक टैगलाइन है, वी मैनेज एग्जिट ओरिएंटेड कैटेगरी टू AIF। तो जितना पैसा हमारे पास आता है राहुल जी, प्रेडोमिनेटली 15 से 20% पैसा लिस्टेड में जाता है, 80 to 85% अनलिस्टेड में जाता है। ओके। जो 80 to 85% जो अनलिस्टेड में जाता है, उसका एक सिंपल थॉट प्रोसेस है, उसी कंपनी को पैसा दो जिसका IPO अगले 3 साल में आने वाला है। और ये कौन बोल रहे हैं? नॉट अ न्यू किड ऑन द ब्लॉक। हमें IPO का एक्सपीरियंस है, ट्रेडिशनली हमारी ग्रुप कंपनी पेंटोमेथ थी, सो वी नो हाउ टू डू द IPO। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसी पॉइंट के ऊपर है कि जो AIF में लोगों को एग्जिट्स नहीं मिलते हैं, इसीलिए हमारा एग्जिट ओरिएंटेड फोकस फंड है। और आपने एक ही सवाल पूछा कि कैसे पैसा आ रहा है, वाई इट इज़ अ फास्टेस्ट ग्रोइंग फंड। इतना ईजी नहीं था राहुल जी जब शुरुआत की। आज तो दिख रहा है आपने 8,000 करोड़ का नंबर बताया, बट शुरुआत में पहले 12-15 महीने में 400-500 करोड़ ही आया था। बट उसका जब परफॉर्मेंस दिखाया, लोगों को एग्जिट्स दिखाए, तब लोगों का ट्रैक्शन आ गया। तो यू आप समझ लो कि एट अ ब्रॉड लेवल पहले 15 महीने में 500 करोड़ का एसेट अंडर एंगेजमेंट आया था, और आगे के 25 महीने में और 7,000 करोड़ आ गया। सो दैट इज़ हाउ इंडिया में आप एक बार परफॉर्मेंस दिखाओ ना, तो इन्वेस्टर्स आपको ट्रैक करते हैं सर। जैसा भी आपने बोला कि आपने एग्जिट दिखाए, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताओ कि कौन सी कंपनी एग्जिट करी, कैसे एंटर करी, मतलब थोड़ा सा उसके बारे में। तो हमारा ऐसा होता है सर कि एक टिपिकल प्राइवेट इक्विटी फंड होता है, वो समझो आप प्रमोटर हो, आप खुद एक प्रमोटर हो सर पूंजी बाजार के, तो आपको प्रमोटर को पैसा देगा जी। और प्राइवेट इक्विटी फंड एक्सपेक्ट करेगा कि राहुल सच्चर जी सब कुछ करेंगे, राहुल सच्चर जी धंधा करेंगे, राहुल सच्चर जी धंधा ग्रो करेंगे, राहुल सच्चर जी ही कंप्लायंस करेंगे, राहुल सच्चर जी IPO करेंगे। क्या वो कर सकते हैं सर? नहीं कर सकते। सो व्हाट वी ट्राई टू डू इज, प्रमोटर का काम है बिजनेस करना। सो एज अ फंड मैनेजर मैंने आपको पैसा दिया, समझो आप एक टाइपर मैन्युफैक्चरर हो, एग्जाम्पल लेते हैं, जापान में जाओ, मशीनरी लाओ, आपने जापानीज मशीन लाई, आपका प्रोडक्शन बढ़ गया, इमीडिएटली आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, प्रोडक्शन बढ़ गया, बेचोगे कैसे? सो हमारा खुद का एक एनालिटिकल ऐप है कॉल्ड लीडजेन, इन हाउस है, ओन्ड बाय अस। लीडजेन क्या है? लीडजेन आपको डेटा देता है ओके कि सर जालंधर में ये डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, बॉम्बे में ये डिस्ट्रीब्यूटर्स है, दुबई में ये डिस्ट्रीब्यूटर है। अब देखिए, मेरे पैसे से आपने मशीन लाई, आपका प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ने के बाद बेचने के लिए मैंने आपको डेटा दिया। अब क्वेश्चन ये है, मैंने डेटा में तो बहुत सारे पॉइंट दिए, अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा है। अब आप यहाँ बैठ के वो एनालाइज करने लगे तो आपका टाइम जाएगा। सो analyst.ai ये हमारा दूसरा एनालिटिकल ऐप है, ओके अगेन होम ग्रोन, ओन्ड बाय अस। वो क्या करते हैं, हिंदुस्तान के किसी भी कंपनी का GST डिफॉल्ट, TDS डिफॉल्ट, क्रिमिनल लाइबिलिटी के, मतलब इन शॉर्ट भाई कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर बोले आपको मिल गया। तो आपको पैसा मिला, आपने प्रोडक्शन बढ़ाया, आपको डेटा मिला, वो डेटा में से कौन अच्छा है कौन बुरा है वो भी पता है। तीसरा सपोर्ट सिस्टम पेंटोमेथ है, जो टेक्निकली आपको कंप्लायंस क्लियर करता है, बिकॉज जब तक कंप्लायंस क्लियर नहीं है आपका रेगुलेटरी अप्रूवल तो आना नहीं है। ओके और असित मेहता के बारे में यू ऑल्सो नो, 40 साल की लेगेसी है। म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस एंड बैंक जब तक आपके IPO में आते नहीं है, आपका IPO आ नहीं सकता है। सो पेंटोमेथ ग्रुप कंप्लायंस क्लियर करता है, असित मेहता एंकर इन्वेस्टर्स लाते हैं, लीडजेन डेटा देता है, analyst.ai डेटा को वेरीफाई करता है कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, और मैं पैसा देता हूँ। राहुल जी, पूरी इकोसिस्टम है। ओके क्लासिक एग्जांपल दो, इंडिया का विनिंग रेट आज क्रिकेट में ज़्यादा है बिकॉज एक इकोसिस्टम डेवलप हुई। हम एक इकोसिस्टम के साथ काम कर रहे हैं। सिर्फ पैसा दे के मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपका रेवेन्यू ऊपर जाएगा, राहुल जी रियल लाइफ में होता नहीं, वो सिर्फ एक्सेल में होता है। सो दिस इज प्राइवेट इक्विटी फंड विद ट्राइंग टू गिव अ वन स्टॉप शॉप टू द प्रमोटर। एज अ प्रमोटर मेरा आपसे एक ही एक्सपेक्टेशन है, या तो धंधा बढ़ाओ, मतलब या तो प्रोडक्शन बढ़ाओ, या तो मैनेजमेंट करो, वो आपका बेस्ट है। मैं आपके धंधे में नहीं आ रहा हूँ, पीछे से मैं आपको सब सपोर्ट कर रहा हूँ। आगे क्वेश्चन, आपके आंसर में एक क्वेश्चन है
कि हाउ डू यू इंश्योर कि वो बंदा आईपीओ लेके ही आएगा और वो आपके फंड के टर्नओवर के अंदर ही लेके आएगा? हाउ डू यू रेगुलेट एंड हाउ डू यू बाइंड दैट प्रमोटर? जब हम किसी कंपनी को पैसा देते हैं अनलिस्टेड में, तो आपके और मेरे बीच में शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट होता है। तो यू साइन एग्रीमेंट? एग्जैक्टली, उसको बोलते हैं शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट। शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट होता है। निगोसिएशंस होते हैं सर, थोड़ा बहुत खींचना पड़ता है, थोड़ा बहुत छोड़ना पड़ता है। बट आज तक मैंने जितनी कंपनी में इन्वेस्ट किया राहुल जी, एक क्लॉज है जिसको मैंने डेविएट नहीं किया। आज आपको पैसा दिया, 30 महीने में आपको आईपीओ को जाने, उस दिन मर्चेंट बैंकर कौन रहेगा मैं डिसाइड करूंगा। आज डिसाइड करो। अच्छा, आप उसको लॉक कर देते हो? आज डिसाइड करो। करेक्ट है सर। नहीं आ गया 6 महीने का एक्सटेंशन, आई कैन सेल माय स्टेक टू एनीबॉडी। ओके राहुल जी, एक चीज़ क्लियर बोल देता हूँ, माइंड मैपिंग, ये चाहे तो पॉइंट आप लिख दो। आई रिक्वेस्ट ऑल द इन्वेस्टर्स, लॉयर्स आपको बोलते हैं कि वाटर टाइट एग्रीमेंट करने का। माइंड मैपिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वाटर टाइट एग्रीमेंट। सामने वाले का आपने माइंड पकड़ा, एग्रीमेंट नहीं भी करोगे, करना है एग्रीमेंट, बट वो एग्रीमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माइंड मैपिंग क्या होता है सर? 500,000 करोड़ का रेवेन्यू करके बैठे बंदा, अपनी इक्विटी बेच नहीं रहा है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, उसका सेकंड जनरेशन बिजनेसेस में ज्वाइन हो चुके हैं। चौथा पॉइंट, वो प्रॉफिटेबल धंधा कर रहे हैं। पांचवा पॉइंट, वो कंप्लायंस कर रहे हैं। सर ये 5 पॉइंट रहेंगे ना, आपको दिखता है वो क्लियर कट वैल्यूएशन का गेम खेल रहे हैं, मतलब वो 3 साल में आईपीओ की बेल बजाएगा, मतलब बजाएगा। ओके। 2-4 महीना ऊपर नीचे हो सकता है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, बट उसका माइंड ट्यून हो चुका है। ऐसे प्रमोटर को पैसा दो। अधिकतर हम किसको पैसा देते हैं? जो प्रमोटर अपनी इक्विटी बेचे जा रहे हैं उसको पैसा देते हैं। वो मत करो। ओके। वो मेरा पॉइंट है। जो आप एग्जिट करते हो वो फिर किस दिन करते हो? तो लीगली मैं आपको आंसर दूंगा। हमारे शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट में एक क्लॉज रहता है, उसको बोला जाता है OFS, ऑफर फॉर सेल। मतलब आईपीओ के दिन जो आप अंदर आते हो, कोई लोग निकलते हैं, कोई लोग अंदर आते हैं, तो जो एग्जिट करते हैं उनको OFS बोला जाता है। सो लीगली स्पीकिंग, आई हैव अ राइट टू गेट आउट एज एन OFS, बट नॉट एन ऑब्लिगेशन। तो मेरा वो अधिकार है कि मैं चाहे तो निकल सकता हूँ। इफ़ आई विश, आई वॉन्ट टू कंटिन्यू, आई विल कंटिन्यू, बट प्रेफरेबली आप देखोगे तो दिस इज़ एन एग्जिट ओरिएंटेड फंड। ये फंड को जहाँ जहाँ एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिले, हमने एग्जिट मारा हुआ है। एक अपना ड्रीम नंबर डिसाइड करो, उतना मिला, निकल जाओ। तो OFS इज वन रूट। उसके पहले भी आप कभी एग्जिट करे हो? 100%। हमने एक लास्ट कंपनी जो हमने बेची थी राहुल जी, हमने उस कंपनी में, राजकोट की कंपनी थी, वी इन्वेस्टेड 25 करोड़ इन दैट कंपनी, 25 करोड़ रुपया। हमने एग्जिट के बाद हमारे बैंक अकाउंट में 216 करोड़ आए थे। ओके। 8.3 टाइम्स, 25 करोड़ के सामने 216 करोड़ इन 17 मंथ्स। वो कंपनी हमने अनलिस्टेड में दूसरे प्राइवेट इक्विटी फंड को बेच दी थी। सो वो ऑप्शन भी ओपन है और हम एग्जीक्यूट भी करते हैं, बिकॉज हमारा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आर्म भी उतना ही स्ट्रांग है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जो आपको भी कंपनी चूज करते हो, मान लो कोई भी कंपनी चूज करनी है जो आपको समझ आ रही है, तो उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहता है? 5-6 पॉइंट के ऊपर हम आते हैं। तो पहला है आईपीओ कन्विक्शन, ओके। बिकॉज अल्टीमेटली एग्जिट मारा तो ही मतलब है, नहीं तो फिर पैसा डालने के लिए मतलब नहीं है। करेक्ट। दूसरा पॉइंट है, हमेशा हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड बिजनेसेस को पैसा दिया, बिकॉज आपको आगे जाके किसी को बेचना भी है, जो दिखता है वो बिकता है। कॉम्प्लिकेटेड बिजनेसेस को हमने कभी पैसा नहीं दिया। भुजिया बनाने वाले को पैसा दिया है, डायपर मैन्युफैक्चरर को पैसा दिया है, फिर किचन यूटेंसिल बनाने वाले को पैसा दिया है, इंटरनेट प्रोवाइडर को पैसा दिया है, हमारे कंपनी के सर्वेलेंस कैमरा दुबई और सिंगापुर एयरपोर्ट पे लगे। सिंपल कंसेप्ट। दूसरा पॉइंट, सो पहला आईपीओ कन्विक्शन, दूसरा स्ट्रेट फॉरवर्ड बिजनेसेस, तीसरा रीजनल ब्रांड ग्रोइंग टू नेशनल ब्रांड, उसमें आपको रीजनल ब्रांड में आपको चीज़ें सस्ती मिलती हैं। चौथा माइंड मैपिंग, प्रमोटर कितना होल्ड कर रहा है, वो बेच रहा है या वो स्टैंडर्ड खड़ा है, वो अपना बेच रहे हैं तो मैं नहीं एंटर करूँगा। फिफ्थ पॉइंट, ग्रोथ कैपिटल, हमने हमेशा ग्रोथ कैपिटल दिया सर। लोग बोलते हैं वैल्यूएशन बढ़ता है, कैसे? सेकेंडरी करोगे तो एक दूसरे को बेचोगे, प्राइमरी करोगे तो कंपनी को पैसा मिलेगा। तो हमने हमेशा प्राइमरी दिया है। 88% इन्वेस्टेड बाय अस टिल टुडे इट्स प्राइमरी इन नेचर, मतलब हमेशा ग्रोथ कैपिटल दिया है, जिसकी वजह से आपकी बैलेंस शीट की ग्रोथ होती है। ओके। देन सिक्स्थ पॉइंट इज ट्राई टू क्रिएट एंट्री लेवल आर्बिट्राज, नीचे एंट्री मारो, नीचे एंट्री मारो, बिकॉज लिस्टेड नहीं हो चुका है तो आपको नीचे एंट्री मारते हैं। सेवन्थ पॉइंट इज चेक कैश बर्न एंड 8th पॉइंट इज प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। राहुल जी, इंटेंशन है ये 8 में से 70% पॉइंट क्वालिफाई होने चाहिए। हमने आज तक ट्रेडिशनली आप देखोगे तो सीरीज़ 1, 2, 3, 4 हमने मोर देन 90% क्वालिफाई किए। इन शॉर्ट ये सिलेक्शन क्राइटेरिया किसी म्यूचुअल फंड के सिलेक्शन क्राइटेरिया, डिफरेंस इतना ही है, हम 2 साल पहले आते हैं, वो 2 साल बाद में आते हैं, वहीं वैल्यू बच जाती है।
तो जब आप इतनी मतलब लार्जेस्ट टिकट साइज जो आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट करा हो, मतलब वो चंक कितना है फॉर फ्रॉम अ सिंगल फंड? तो सिंगल फंड से हमारा एक सिंपल रूल है सर। पहले इसमें आपको सेबी का रूल बताता हूँ, फिर मैं मेरा रूल बताता हूँ। समझो आपका कॉर्पस 1000 करोड़ का है, उसमें से खर्चे निकाल के आपका जो बचता है उसका 25% से ज़्यादा आप एक कंपनी को दे नहीं सकते हो। ओके। उसको बोला जाता है कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। तो 1000 करोड़ का फंड है तो मोटा मोटी मान लीजिएगा 250 करोड़ आप एक कंपनी को दे सकते हो, वो रेगुलेटरी रूल है। हमारा रूल है 10% के ऊपर एक कंपनी को कभी नहीं देने का है, कितनी भी अच्छी कंपनी हो। तो एक फंड जो हमारा 2000 करोड़ का है उसमें से हमने सबसे बड़ा टिकट 200 या 225 करोड़ का है, तो 10 से 11% के ऊपर हमने एक कंपनी को कभी दिया नहीं है, ओके। और एक सेक्टर को 20% के ऊपर देने का नहीं है। तो टेक्निकली यू विल हैव 10 to 12 कंपनीज? यस सर, सीरीज 1 में भी बार है, सीरीज 2 में भी बार है। ट्रेडिशनली बिकॉज 8 से 10% पैसा एक कंपनी में जाता है, तो 10-12 कंपनी हो जाती है। एंड 20% के ऊपर एक सेक्टर को भी नहीं देने का है। Okay. हैविंग सेड दिस, हमारा लार्जेस्ट एक्सपोजर फूड एंड एग्रो में है, बिकॉज फूड एंड एग्रो तो ग्रोइंग सेक्टर है, जो 16% पे है। तो सेक्टर एग्नोस्टिक भी नहीं है, ऐसा नहीं कि एक ही सेक्टर को जाके बैठे हैं, तो उस कॉन्सेंट्रेशन रिस्क कम है सर। तो आपका जैसे जितनी भी आपने अभी तक कंपनी बनाई, मोस्ट ऑफ देम आर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स? 80% पैसा हमने आज तक जो इन्वेस्ट किया है सर वो मैन्युफैक्चरिंग को दिया है, सॉफ्टवेयर फिनटेक को दिया है पैसा। बट वहाँ पे देखो, वहाँ पे एसेट्स नहीं रहती है टू बैकअप योर। जी। मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, प्लांट में मशीनरी है, बाकी सब आपका मतलब प्लान बी पे आपका काम हो सकता है। सॉफ्टवेयर और फिनटेक को जब भी पैसा दिया है तभी पैसा दिया है जब भी उनके पास ऑर्डर्स इन हैंड है। ओके। आज हमने एमनेक्स को पैसा दिया है, एमनेक्स के पास करंट ईयर के रेवेन्यू के 2.5 टाइम्स 2.5 गुना ऑर्डर्स इन हैंड है, तो वो चल पाएगा। तो ऑर्डर्स इन हैंड देख के सॉफ्टवेयर फिनटेक को पैसा दिया है वेरी गुड। और प्रॉफिटेबल है। मेरी दोनों सॉफ्टवेयर कंपनियां जो है 100 करोड़ के ऊपर की पैट है। पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर है। लोग सॉफ्टवेयर में सिर्फ फिनटेक में लोग बात करते हैं, रेवेन्यू नहीं रहता। यहाँ पे मैं 100 करोड़ की पैट वाली कंपनी को पैसा देके बैठा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जैसे अभी आपने मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में पैसा डाला, तो जैसे अभी आपने एक बीच में वर्ड यूज़ करा था प्राइमरी सेकेंडरी, हाँ हाँ हाँ। तो थोड़ा सा उसके ऊपर क्लैरिटी दो। जैसे अनलिस्टेड में मार्केट में बहुत ज़्यादा शेयर्स अवेलेबल हैं आज भी। अगर हम इंडिया में अनलिस्टेड प्लेटफॉर्म्स हैं, 15-20 लोग अनलिस्टेड प्लेटफॉर्म चला रहे हैं। तो जो आपकी कंपनी जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो, क्या इसके शेयर्स आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या कस्टमर, कंज्यूमर, इन्वेस्टर, जो भी हम यूज़ करते हैं वर्ड, क्या वो इसको वहाँ से जाके नहीं ले सकता? नहीं, मेरे अधिकतर कंपनी के सर सिंपल है सर, जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं अनलिस्टेड, राहुल जी आपको वो चाहिए तो मेरी ज़रूरत क्या है सर, वो तो आपको मार्केट से भी मिल रहा है। यही क्वेश्चन था कि जो आप कंपनी चूज कर रहे हो, वो कंपनी मार्केट से बंदा, आप इतनी रिसर्च कर रहे हो, उसको टूल्स दे रहे हो, तो वो बराबर में कंपनी मार्केट से नहीं मिल सकती? नहीं सर, वेरी रेयरली एक का दूसरा मिल सकता है, छोटा मोटा, बट उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता है। मोस्ट ऑफ में मेरा फंड इसी के लिए लोगों में पॉपुलर है बिकॉज जो कंपनी को मैंने पैसा दिए उसके स्टॉक्स मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है। बिकॉज एक बात ध्यान में रखिए, एक बार आपका अनलिस्टेड, सर एक बात बताइए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अनलिस्टेड में कोई बेच रहा है, आईपीओ को हायर वैल्यूएशन आ रहा है, क्यों बेच रहे हैं? शायद कभी कभी अंदर वाले को भी पता रहता है कि आईपीओ इज गेटिंग डिलेड, दैट्स वाई वो आपको स्टॉक हो रहे हैं। तो मैं हमेशा ना एक क्वेश्चन ऑन योर बिहाफ, अलाउड है तो मैं लेता हूँ, जो मुझे लोग पूछते हैं कि अनलिस्टेड में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम कौन से पॉइंट देखने चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ 3 पॉइंट देखने चाहिए। ये पूरा क्रिकेट की तरह है, वो बोलते हैं ना, इम्पैक्ट इन लाइन, पिस्ट इन लाइन, हिटिंग स्टम्प विकेट, तो थर्ड अंपायर आउट देता है। सेम 3 रूल है। पहला रूल नंबर 1, आपको कोई भी अनलिस्टेड अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आपको सामने वाले को पहला क्वेश्चन पूछना है, भाई साहब आपने लाइफ में कितने एग्जिट मार के दिखाए। ओके। बिकॉज फर्स्ट रूल इज एग्जिट मारा तो पैसा बैंक अकाउंट में, एग्जिट नहीं मारा तो पैसा पेपर पे। वो पेपर की और टिश्यू पेपर की वैल्यू सेम है। ओके। भले सामने बंदे ने लॉस में एग्जिट मारा है, बट 2, बिकॉज ये चक्रव्यूह है, लॉस में मारा है 100 के सामने राहुल जी 80 तो आएगा, वो 80। पहला रूल ये। दूसरा जो आपने क्वेश्चन पूछा कि आप जो पैसा डाल रहे हो वो प्राइमरी जा रहा है कि सेकेंडरी जा रहा है, बुरा मत मानना, जो मेरा एनालिसिस है इंडिया का सुपर मेजॉरिटी अनलिस्टेड सेकेंडरी है। सेकेंडरी मतलब आप किसी और शेयर होल्डर को पैसा दे रहे हो, उसको वो आदमी बड़ा हो रहा है, आपका पैसा जाना है कंपनी में, कंपनी के रेवेन्यू बढ़नी चाहिए। आज लोग बोलते हैं वैल्यूएशन बढ़ेगा, कैसे? पैसा तो शेयर होल्डर लेके गया, बुक तो बड़ी हुई, बुक तो बढ़ी नहीं। बुक बढ़ने के लिए आपको कंपनी में पैसा डालना पड़ेगा। इन अ सिंपल वे, प्राइमरी मतलब आप कंपनी को पैसा दे रहे हो, कंपनी के पास आज 12 मशीन है, कल 20 हो जाएगी, जिसकी वजह से रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, मार्जिन बढ़ेगा, एज अ रिजल्ट वैल्यूएशन बढ़ेगा। बट सेकेंडरी कर रहे हो, वो इन्वेस्टर पैसा लेके चला गया, आपकी कंपनी की तो बढ़ोतरी हुई नहीं।
तो सेकंड पॉइंट ये है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है। थर्ड वेरी सिंपल सर, जिस कंपनी को पैसा दे रहे हो, मम्मी ने क्या बोला था सर, घोड़े पे पैसा मत लगाओ, घोड़ा इक्विटी है, हम जॉकी पे पैसा लगा रहे हैं। जॉकी कौन है? आप कौन हो? प्रमोटर। उसका लास्ट 3 साल का शेयर होल्डिंग क्या है? वो ऐसा है, बहुत अच्छा, फ्लैट है, बहुत अच्छा, बट वो बेचे जा रहे हैं सर। प्रमोटर मतलब जॉकी निकल रहे हैं और आप वो घोड़े पे पैसा लगा रहे हो, क्या कर रहे हो राहुल जी? ये नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को यही डर रहता है कि अनलिस्टेड में एग्जिट नहीं मिलता है या पता नहीं होता कब करना है। करेक्ट। तो ये 3 पॉइंट ध्यान में रखना। सामने वाले ने कितने एग्जिट मारे हैं, वहाँ तो हमने चालू किया, दैट्स हाउ द पेंटोमेथ कम्स आउट ऑफ द पिक्चर। दूसरा, प्राइमरी कर रहे हो कि सेकेंडरी कर रहे हो, मशीनरीज को पैसा दो। एंड तीसरा, जिस बंदे को पैसा दे रहे हो वो खुद रुक रहा है कि खुद निकल रहा है। ये 3 करोगे ना सर, कितना कमाओगे वो मुझे नहीं पता, बट एटलीस्ट राहुल जी लॉस में नहीं जाओगे। ओके। उतना तो टेक केयर हो जाएगा। जैसे आपने हमारे डिस्कशन से सबसे पहले आपने बोला कि एग्जिट ओरिएंटेड है, तो जो आपकी फर्स्ट सीरीज है, जो आपने पहले फर्स्ट सीरीज थी, क्या उसमें आपने लोगों को कुछ पैसा लौटाना वापस शुरू करा? तो फर्स्ट सीरीज़ में तो सर ऐसा होता कि बहुत फास्ट गए थे। जो फर्स्ट क्लोज के पहले इन्वेस्टर्स आए थे, तो जो 1 करोड़ का कमिटमेंट दिया था उसने पहले 65 लाख ही दिया था। वो 65, क्योंकि ट्रांचेस में पैसा देते हैं, 65 लाख लेके हमने 7 कंपनी में इन्वेस्ट किया था। 7 में से हमने 1 बेच दी थी और 1 के सामने लोगों को ऑलमोस्ट 60 लाख वापस आए थे। सो ये हुआ कि आपने पूरी 1 करोड़ की कमिटमेंट अभी तक दी भी नहीं है मुझे, और मैंने आपको पैसा, अच्छा, ऐसा हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है। तो तो आप एग्जिट मारो तो राहुल जी पैसा आपके बैंक अकाउंट में। तो जो मान लो आपने कभी ऐसे केस में, जैसे अभी पूरा प्रिंसिपल कमिटमेंट गई नहीं और आप उस केस में पैसा लौटा रहे हो, तो आप उसको रीइन्वेस्ट नहीं कर सकते? नहीं, तो हमारा एक सिंपल प्रिंसिपल है सर, अनलिस्टेड में जो पैसा मैंने लगाया है वो एग्जिट मारा वापस कर दो, इस सीरीज़ में वापस कर दो। नए सीरीज़ में आप क्या तो देना तो दे सकते हो, बट जहाँ मैंने एग्जिट मारा मैं आपको पैसा लौटा रहा हूँ। अभी कुछ लोगों को ये थोड़ा सा रहता है कि हम इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। आप इसकी कोई, जैसे म्यूचुअल फंड का तो एवरीडे नैब आता है, तो क्या आपके जो AIF रहते हैं इनकी कोई नैब आती है? हाउ दे कैन चेक देयर प्रोग्रेस? तो इसमें 2-4 चीज़ें हैं। वी ऑलवेज बिलीव इन इन्वेस्टर ट्रांसपेरेंसी। तो आप तो हमारे साथ सीरीज़ 1 से जुड़े हुए हैं। तो पहले तो जब भी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, स्टेप 1, इन्वेस्टर्स को ईमेल आ जाता है, इस कंपनी में इन्वेस्ट किया, रेवेन्यू क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, क्या वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट किया, कंपनी करती है क्या। वो फर्स्ट लेवल ऑफ अवेयरनेस है। सेकंड लेवल ऑफ अवेयरनेस, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं खुद कॉल पे आ जाता हूँ, जूम कॉल पे आता हूँ, जो आपने देखा रहेगा 500 600 इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, और कौन से कंपनी में इन्वेस्ट किया, कौन से कंपनी का एग्जिट प्लान क्या है, वो सब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पॉइंट नंबर 3, हर 6 महीने में हमारा एक इम्पैक्ट लेटर आ जाता है हर सीरीज़ का, जिसमें हर कंपनी के ऊपर एक पेज रहता है, और जिसमें हर कंपनी का थर्ड पार्टी वैल्यूएशन करके आपका मल्टीप्लायर ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल क्या है वो दिखता है। जैसे आपका सीरीज़ 1 का इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ का, मेरे ख्याल से 2 करोड़ 80 होके बैठा है। सीरीज़ 2 का आपका 1 करोड़ का 1 करोड़ 50 लाख होके बैठा है। वेरी गुड। तो सीरीज़ 3 का ऑलरेडी 1.6 चालू है। तो ये थर्ड पार्टी वैल्यूएशन होके आ जाता है। प्लस आप मेरे वेबसाइट देखोगे तो वहाँ पे सभी इन्वेस्टिंग कंपनियाँ हैं। सो ये एक चीज़ बताऊँ, ये ट्रांसपेरेंसी बिजनेस है, ये कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट बिजनेस है। प्लस यहाँ पे ट्रस्टी है जो आपका धंधा मॉनिटर करता है, RTA एजेंट है, जैसे आपने मुझे 20 लाख दिया और किसी ने मुझे 20 लाख दिया, तो दोनों को ही 20 यूनिट जानी चाहिए। ये इंश्योर कौन करता है? फंड मैनेजर नहीं करते, RTA एजेंट करता है। सो ये एक पूरी सिस्टम जो बने, इकोसिस्टम जो रेगुलेटर्स ने बने ना, यहाँ पे देखो आज तक 15 लाख करोड़ की इंडस्ट्री में आज तक कभी धांधली तो हुई नहीं है सर। नहीं हुई। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न सिंपल है सर, ट्रांसपेरेंसी। रेगुलेटर्स ने ट्रांसपेरेंसी हाईएस्ट लेवल पे मेंटेन की है। अभी आपने बोला 20 यूनिट, 20 लाख के अगेंस्ट 20 यूनिट, तो वो जो यूनिट्स है वो मेरे, मतलब हाउ डू आई गेट शेयर सर्टिफिकेट और डीमैट बैलेंस, हाउ डू आई गेट इट? तो सिंपल है सर, यदि आपको दिखता रहेगा तो ये फंड है, ये इन्वेस्टिंग कंपनी है, और राहुल जी ये आप हो जी। आपने पैसा फंड ने इन्वेस्टिंग कंपनी में लगाया, इन्वेस्टिंग कंपनी के शेयर्स फंड को मिले, फंड के यूनिट्स आपको मिले जो आपके डीमैट में गए। हाँ, यही तो डीमैट में मेरे को यूनिट दिखेगा। डीमैट में आपको यूनिट मिलेगा। जो पैसा आप देते हो नॉर्मली रोज डीमैट में नहीं डालते हैं, हर 1 महीने का हमारे कट ऑफ रहता है। ये महीने में कितना लोगों ने पैसा दिया, 20 तारीख तक जो पैसा देते हैं अगले महीने की 5 तारीख तक उनको यूनिट्स डीमैट में चले जाते हैं, और वो आपके हैं, वो आपको सेकेंडरी में बेचना है। टेक्निकली आप बेच सकते हो, मेरा बड़ा एडवाइस रहेगा मत बेचो, बट फिर भी दैट इज़ फ्रीली सेलेबल यूनिट। तो मतलब डीमैट में यूनिट शो करेंगे? यस जैसे नॉर्मल शेयर्स लेते हैं। यस। बिना डीमैट के मैं आपका पैसा ही नहीं लूँगा। म्यूचुअल फंड में हम बिना डीमैट के इन्वेस्ट कर सकते हैं?
कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं अलाउड है, यहाँ पे नहीं अलाउड है। तो इसका जो क्राइटेरिया आप बोल रहे हो कि मिनिमम टिकट साइज 1 CR है, तो 1 CR में आप एक ट्रांच में ले लेते हो, हाउ डज इट? नहीं, हम एक ट्रांच में नहीं लेते हैं। आप प्रीवियस सीरीज भी देखोगे या हमारे जो फंड ऑफ फंड आ रहे हैं उसमें भी देखोगे, तो हम 20% या 25%, मतलब 20 लाख या 25 लाख हर क्वार्टर ले लेते हैं। सो 9 महीने से 12 महीने में टोटल ड्रॉडाउन हो जाता है। वो है, रेगुलेटर्स बोलते हैं पहली एंट्री और लास्ट का एग्जिट, वो हमारा 5 साल या 5.5 साल का पीरियड रहता है। बट कैश फ्लो पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो जो पैसा दिया तो वहाँ से आप नॉर्मली 3-3.5 साल की विंडो ऑन अ हायर सेट आप ड्रॉ करो, वैसा होता है। अभी आपने बीच में एक वर्ड का जिक्र करा, फंड ऑफ फंड, जो आज आपका मतलब जहाँ से हमारी डिस्कशन शुरू हुई कि विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट फंड ऑफ फंड इज। थोड़ा सा इसके बारे में बताओ कि ये अभी नई चीज़ आ गई, पहले तो अभी AIF में अभी डाइजेशन में टाइम लग रहा था, अभी फंड ऑफ फंड आ गया। तो व्हाट इज फंड ऑफ फंड, हाउ डू यू प्लान टू इनिशिएट दिस फंड एंड व्हाट आर द इन्वेस्टमेंट थीसिस? सो फंड ऑफ फंड इज़ लाइक सिंपल है सर। आज हमारी एडवांस लेवल पे कोई सीरीज़ है, सीरीज़ 2, सीरीज़ 3, सीरीज़ 4। सो एक हमारे फंड का पॉइंट ये है कि बहुत जल्दी हमारी टिकट साइज बढ़ जाती है। 1 करोड़ की टिकट साइज रहती नहीं है, बिकॉज सिंपल है सर, 999 इन्वेस्टर्स आपको लेने गए हैं, 2000 करोड़ का फंड है, तो शुरुआत ही आपका पर इन्वेस्टर 2 करोड़ का टिकट साइज हो जाता है। सो हमने बहुत सारे इन्वेस्टर्स को हमारे फंड में एंट्री चाहिए थी और हम दे नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ दैट 1 करोड़ टिकट साइज। सो व्हाट वी थॉट इज लेट्स कम विद द फंड ऑफ फंड। तो फंड ऑफ फंड, ये समझो फंड ऑफ फंड एज ए इन्वेस्टर राहुल जी, आप इसमें 1 करोड़ की कमिटमेंट दे दो, आपको सामने क्या क्या मिलेगा। सबसे पहली बात, सीरीज़ 3 में ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है और टिकट साइज ऑलमोस्ट 8 करोड़ की है। सीरीज़ 4 में टिकट साइज 2 करोड़ की है। सीरीज़ 2 तो बंद हो चुकी है। आपको फंड ऑफ फंड के सामने जो टेक्निकली आपको बोलते हैं ना, बस मिस हो गई आपकी, सीरीज़ 2, सीरीज़ 3, सीरीज़ 4 मिल जाएगी, उसमें एसेट एलोकेशन हो जाएगा। आप भी तो पूंजी बाजार में लोगों का एसेट एलोकेशन करते हो, तो मैं 1 करोड़ में आपका मेरी सीरीजेस में एसेट एलोकेशन करता हूँ, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट एंकर इन्वेस्टमेंट। आज आप देखोगे तो हमने क्वालिटी पावर में इन्वेस्ट किया था एज एन एंकर इन्वेस्टर। 9 महीने में राहुल जी आप भी जानते हो ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स तो हुआ है पैसा। क्यों? क्योंकि उसके साथ अच्छे एंकर इन्वेस्टर आ गए। अच्छे IPO आपको लगते नहीं है, वह एंकर को लगते हैं। भारत वैल्यू फंड इज अ क्वालिफाइड एंकर प्लस डायरेक्ट इक्विटी। तो ये समझिए 70 to 75% पैसा अनलिस्टेड में, मेरे ही जो पिछले फंड थे उसमें जाएगा, प्रीवियस फंड 25 to 30% लिस्टेड में जाएगा। क्योंकि जो मेरे फंड है वो आगे चल रहे हैं, अरिथमेटिकली स्पीकिंग, एश्योरेंस तो फंड मैनेजर दे नहीं सकते हैं, अरिथमेटिकली स्पीकिंग उनकी लिक्विडिटी जल्दी आएगी। क्योंकि सीरीज़ 2, सीरीज़ 3 अहेड चल रहे हैं, तो जैसे ही उनकी अर्ली लिक्विडिटी आएगी वो अपना सीरीज़ 2 का पैसा वापस करेंगे, सीरीज़ 2 फंड ऑफ फंड को करेगा, फंड ऑफ फंड आपको करेगा। तो राहुल जी 4-5 बेनिफिट है। पहले तो जो मेरे फंड में बहुत सारे इन्वेस्टर्स की जो बस मिस होगी वो मिलेगी। दूसरा, प्रेशर नहीं है बड़ा टिकट का, 1 करोड़ का ही है। तीसरा, एक साथ देना नहीं है 1 करोड़, ट्रांचेस में देना है और अ पीरियड ऑफ 9 मंथ्स देना है। चौथा, मोस्ट ऑफ द फंड ऑफ फंड डबल फी लगाते हैं इंडिया में। फंड ऑफ फंड इधर भी 2% लगाते हैं, नीचे का फंड भी 2% लगता है। मेरा ऊपर का फंड 2% लगाते हैं, नीचे का फंड जस्ट 0.05%, विच इज़ निग्लिजिबल। सो डबल फी नहीं है, डबल कैरी नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस तरह से ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन चेंज हो रही है उस तरह से हमने इस फंड में अप टू 20% इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का रेगुलेटर से अप्रूवल लेके बैठे हैं। सो ये जो आपका फंड है, यू कैन इन्वेस्ट ओवरसीज अप टू 20% अप्रूवल है हमारे पास, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आई तो। करेक्ट है। जैसे बीच में हमने देखा था कि ब्राज़ील का मार्केट बहुत हॉट हुआ था, बीच में चाइना का मार्केट हॉट हुआ था, बट आपके पास अप्रूवल ही नहीं है तो आप इन्वेस्ट कैसे करोगे? तो हमने अप्रूवल लेके रखा है। तो जो फंड ऑफ फंड, जब भी आपने बोला कि आपके प्रीवियस फंड्स में इन्वेस्ट कर सकता है, तो प्रीवियस फंड्स मान लो आपने पहले अभी हमारी डिस्कशन में सबसे पहले जो बोला कि हमारा पहला फंड 2 पॉइंट कुछ बोला था, फंड 2 1.6 कुछ ऐसा बोला था, थर्ड बोला 1.7 कुछ, जो कि ऐसा पहला एक का 2.8, दूसरा फंड 1 का 1.5, तीसरा फंड 1 का 2.8 इन 2 years, दूसरा फंड 1 का 1.5 इन 4 months ऑफ फाइनल क्लोजर, तीसरा फंड 1 का 1.6 और फाइनल क्लोजर अभी हो रहा है। तो जो आपका फंड ऑफ फंड इन्वेस्ट करेगा, वुड इट बी एबल टू क्वालिफाई ऑन डे 1 स्नैप? हाँ, तो उसमें क्या होगा सर, आपको डे 1 का नया भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आपका IRR बेटर आएगा, बिकॉज आप देखो, एक है कि जो लेट आता है इन्वेस्टर जी, अभी आई एम अ पर्सन इन्वेस्टर, आप भी पर्सन इन्वेस्टर हो, बट आपने थोड़ा पैसा पहले लगाया था, सो रिटर्न्स सेम आएंगे,
ओके बट IRR ज़्यादा बैठेगा क्योंकि थोड़ा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का आपको बेनिफिट मिलता है। ओके। लेट आने से वही पता है ना, IRR ज़्यादा मिलता है। तो अभी जैसे आपने बोला कि 2 में इन्वेस्ट कर दिए, 3 में, 4 में, तो टेक्निकली जो फंड ऑफ फंड है इट विल हैव एक्सपोजर ऑफ 40-50 कंपनीज। हाँ सर, उसमें कंसंट्रेशन रिस्क कम होगा। 2 में 12 कंपनी है, 3 में भी 12 कंपनी हो जाएगी, 4 में भी 12 कंपनी हो जाएगी, तो यस रिस्क ऑफ कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाएगा। तो इसका आपने जो भी ये फंड ऑफ फंड जिसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं, इज इट ऑफिशियली स्टार्टेड? ओके, सो हमने somebody- सॉफ्ट लॉन्च लास्ट वीक किया है राहुल जी, जिसको बोलते हैं हम इंडिकेशन दिया है। ऑनबोर्डिंग हमारा मंडे से चालू हो रहा है, बट क्योंकि आपने बोला है पंजाब से लॉन्च करते हैं, इससे के लिए आपने पंजाब बुलाया है। आई थिंक हम चंडीगढ़ गए थे थर्सडे को, फ्राइडे को हम लोग पटियाला गए, फिर वहाँ से हम लोग लुधियाना गए, लुधियाना से बठिंडा गए, वहाँ से फरीदकोट आए और अभी जलंधर जा रहे हैं। तो पूरा पंजाब घूम रहे हैं। सो पंजाब से ही इसका लॉन्च करने का आपका आइडिया था, सो इसलिए पंजाब से उसको लॉन्च करते हैं। वी आर प्राउडली सेइंग दैट गुजरात सबसे बड़ा AIF का इन्वेस्टर रहा है, No doubt, एंड आई थिंक सूरत। नो डाउट। तो हमें इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस कि आपने गुजरात से पहले पंजाब को प्रायोरिटी दी। और पंजाब एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे वंस पीपल गेट्स द क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, आई थिंक दे विल आउटराइटली इन्वेस्ट। तो एक लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी समराइज, जो फंड ऑफ फंड आपका है, इसमें आपका टेन्योर क्या रहेगा? सो टोटल टेन्योर सर फर्स्ट क्लोज से 5.5 साल रहते हैं, बिकॉज रेगुलेटर्स बोलते हैं, देखो आप एंट्री ट्रांचेस में मार रहे हो, एग्जिट भी ट्रांचेस में मार रहे हो, पहली एंट्री और लास्ट की एग्जिट 5.5 साल की रहती है। ठीक है। आपको मेरे ख्याल से देखो फंड प्रॉमिस तो इक्विटी में कोई कर नहीं सकता, वो लीगली अलाउड नहीं है, बट क्योंकि जहाँ पैसा जा रहा है वो थोड़े आगे चल रहे हैं फंड, तो यू कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट द अर्ली लिक्विडिटी। मैं बोलता हूँ कि कैश फ्लो पॉइंट ऑफ व्यू, आपने जिस दिन पैसा दिया वहाँ से 3 साल के अंदर, ऑन हायर साइड 3.5 साल के अंदर, यू शुड एक्सपेक्ट द मनी कमिंग बैक टू योर बैंक अकाउंट, ये आप सेफली एज्यूम कर सकते हो। सर जो आपका उसमें एग्रीमेंट रहता है, जैसे मैंने भी फंड 2 में, फंड 3 में इन्वेस्ट करा, तो उसमें आपने एक हर्डल रेट बोला है, थोड़ा सा उसके बारे में क्लैरिटी दो कि व्हाट इज हर्डल रेट। तो मैं आपको एक सिंपल भाषा में ये बता सकता हूँ कि मेरे हिसाब से हर्डल रेट ये एक फंड मैनेजर का कॉन्फिडेंस दिखाता है। ओके। सीरीज 1 में मेरा हर्डल रेट था सिर्फ 10%, ओके। मतलब 100 का 110। सीरीज 2 में मेरा हर्डल था 10% पर एनम, ओके। मतलब 110, 120, 130, 140। सीरीज 3 और सीरीज 4 में 15% कंपाउंडिंग कर दिया। ओके। और सीरीज यहाँ पे मैं 15% आपको दे रहा हूँ ईच ईयर, मतलब 5 साल में यदि होता है तो 100 बिकम्स 175। सो उसमें रूल ऐसा है सर कि समझो आपका, मैंने एक सिंपल एग्जांपल लेते हो, 100 रुपये लिया, 10 कंपनी में इन्वेस्ट किया, 10 रुपीज़ ईच। पहली कंपनी 10 रुपये की 30 रुपये में बेची, नो प्रॉफिट शेयर, फंड मैनेजर के पास कुछ नहीं आएगा, पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्टर को मिलेगा। दूसरी 10 रुपया 40 में बेची, तो 30 + 40 70 हो गया, पूरा का पूरा पैसा आपको आएगा। टेक्निकली सबसे पहले पूरा का पूरा प्रिंसिपल बैंक अकाउंट में जाता है इन्वेस्टर के। तीसरी 10 रुपये की कंपनी आपने 50 में बेची, अब 120 हो गया, पूरा का पूरा 50 आपको आएगा, बिकॉज रेगुलेटर्स का कहना है पहले प्रिंसिपल लौटाओ उसके बाद हर्डल लौटाओ। जब तक मैं आपको प्रिंसिपल और 5 साल समझो मैंने आपका पैसा यूज़ किया तो 175 नहीं दे रहा हूँ सर, मुझे प्रॉफिट शेयर नहीं मिलना है। तो ये जब फंड मैनेजर दे रहा है, अब आप सर एडवाइज़र हो वेल्थ, आप मार्केट में चेक कर सकते हो अधिकतर फंड ने क्या हर्डल रेट दिया है, जो मैं सोचता हूँ 8%, 10%, 12% के आसपास रहेगा। 15% तो नहीं है इंडिया में, तो वी हैव नॉट कम क्रॉस एनी। तो वो कॉन्फिडेंस दिखाता है कि जब तक मैं आपको उतना कमा के नहीं देता हूँ सर, मुझे प्रॉफिट शेयर नहीं मिलेगा। सो वो एक काइंड ऑफ अ कॉन्फिडेंस है, और इसी के लिए है क्योंकि मुझे भी पता है कि फंड ऑफ फंड का पैसा कहाँ जाने वाला है, सीरीज 2 सीरीज 3 में कहाँ गया है, वो कंपनी का क्या रिटर्न आएगा, वो जो कॉन्फिडेंस है वो मैं आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। सो जिस रीजन में आप आज आए हो, ये पंजाब नदरन इंडिया जो रीजन हमारा, यहाँ पे ना जी हर एक घर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक बंदा फॉरेन में है। अच्छा, तो वेरी गुड। इंटरनेशनल एक्सपोजर, यहाँ से लोग US, कनाडा, इंग्लैंड बहुत गए हुए हैं। तो सिंस यू आर इन दिस रीजन एंड पीपल वुड लाइक टू पार्टिसिपेट फ्रॉम देयर होम कंट्रीज राइट नाउ, जो कोई बाहर हैं, तो ओवरसीज इन्वेस्टर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है इस फंड ऑफ फंड में? तो मैं आपको ये बताऊंगा कि यदि आपके पास ओवरसीज इन्वेस्टर्स के पास पैन और डीमैट है, ओके। तो आप डायरेक्ट इंडिया फंड में आइएगा, ओके। आपको एंट्री मिल जाएगी।
आप आपके एनआरओ अकाउंट से, आप आपके एनआरई अकाउंट से, आप आपके ओवरसीज अकाउंट से सब्सक्राइब कर सकते हो। जो आपके डीमैट पर लिंक रहेगा वही बैंक अकाउंट यूज़ करना। बट वो नहीं रहेगा फॉर सम रीज़न, तो आपको हमारा गिफ्ट सिटी में फीडर फंड है जो सीरीज़ 3 के लिए है, और फंड ऑफ फंड के लिए भी बहुत जल्दी आ जाएगा। आप वहाँ से एंट्री कर सकते हो। तो फीडर फंड में जो पैसा आएगा, सो दिस इज़ अ फीडर फंड। फीडर फंड में जो पैसा आएगा वो पूरा का पूरा फंड ऑफ फंड में चला जाता है, या सीरीज़ 3 का फीडर फंड में जो पैसा आता है वो पूरा का पूरा सीरीज़ 3 में चला जाता है। सो फीडर फंड का भी ऑप्शन आपको ओपन हो जाएगा। बट पैन और डीमैट है, मेरा सजेशन ये, यू कैन डायरेक्टली इन्वेस्ट इनटू माय इंडियन फंड ऑफ फंड। और जो फॉर एग्जांपल पैन और डीमैट तो उसी का ही होगा जो इंडिया में बॉर्न है। फॉर एग्जांपल उनकी सेकंड जनरेशन इज फॉरेन नेशनल, राइट? तो उसके थ्रू आपका गिफ्ट सिटी में जो आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए इसके बारे में। तो उनको, जिनके पास पैन और डीमैट नहीं है, तो उनको हमारे जो फीडर फंड है गिफ्ट सिटी में उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एंड फीडर फंड क्या करता है, फीडर फंड हमारे फीडर फंड में है सीरीज़ 3 के फीडर फंड में हमने 400 करोड़ रुपए इकट्ठा किया है। तो फीडर फंड क्या करता है, अलग अलग कंट्री से पैसा रेस कर रहे हैं, केनिया, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से पैसा रेस किया, ये फीडर फंड ने। फीडर फंड ने सब कंट्री से पैसा रेस किया, और मेरा जो सीरीज़ 3 है इसको एक चेक दे दिया। ओके। तो फीडर फंड के पास जो पैसा आता है वो पूरा का पूरा वो सीरीज़ 3 में इन्वेस्ट करता है। एक पॉइंट बताऊंगा, बाकी के फंड्स के भी फीडर फंड है, आपको चेक करना है पॉइंट, फीडर फंड ऑपरेट कौन कर रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम प्रिंसिपल फंड मैनेजर फीडर फंड ऑपरेट कभी कभी करता है, कभी कभी नहीं करता है। हमारा फीडर फंड पूरा का पूरा हम ही मैनेज कर रहे हैं, थर्ड पार्टी मैनेज नहीं है। यही पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड पार्टी मैनेज नहीं। कभी कभी सिंगापुर और हांगकॉन्ग के फीडर फंड इंडिया के फंड मैनेजर्स के पास नहीं रहते, थर्ड पार्टी मैनेज रहते हैं, कभी कभी है। हमारा फीडर फंड 100% मैनेज बेस, मतलब आपका पैसा सेफ है। तो बेसिकली जैसे इंडिया में पूरे कंप्लायंस हैं, रेगुलेटरी है, कस्टोडियन है, तो जो आपका फीडर फंड है ये उतना ही सेफ है जो इंडिया के लॉज हैं। फॉरेन नेशनल्स को भी वही सिक्योरिटी मिलेगी इफ दे वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस अपॉर्चुनिटी। करेक्ट। तो फीडर फंड गिफ्ट सिटी में है, जैसे इंडिया फंड आपका गिफ्ट सिटी मैनेज करता से भी मैनेज करता है, वैसे वो गिफ्ट सिटी में है विच इज़ मैनेज बाय IFSC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, जो बेसिकली इंटरनेशनल बॉडी है, जस्ट लाइक सेबी इंडिया की बॉडी है, वो इंटरनेशनल बॉडी है, वही रूल्स एंड रेगुलेशंस है। वेरी गुड। वैसा है जी। निशात जी, आपने आज बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, स्पेशली यू हैव सच अ बिजी स्केड्यूल, लेकिन आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इंटरेक्टिव सेशन एंड विल बी यूज्ड एज अ लर्निंग इंस्ट्रूमेंट फॉर वेरियस इन्वेस्टर्स। ये वेबिनार सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर एजुकेशन और इन्वेस्टर अवेयरनेस के तौर पे आपको देखना है। थैंक यू वेरी मच राहुल जी, थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग मी। थैंक यू।